अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ माना नौरीन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ रिसर्चर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एसपीएसएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम एसपीएस के अंदर जो है कैसे एनालाइज करते हैं। डाटा फाइल हमने रेडी करके लिखी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, स्केल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मेंशन है। तो हम जो है अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि हम अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर बार में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं: फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज। एसपीएसएस के अंदर जब हम कोई भी किसी किस्म का भी एनालिसिस करते हैं तो हम एनालाइज के अंदर जाते हैं। यू कैन सी हियर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैज़ मेंशन ओवर हियर। तो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, तो अगर आपने जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि जेंडर के अंदर जो है क्या फ्रीक्वेंसी है, मेल की क्या है, फीमेल की क्या है। ठीक है, तो आप जेंडर पे क्लिक करेंगे, इधर एरो पे क्लिक करेंगे, इधर मूव हो जाएगा, एंड देन स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। आपको मीन चाहिए, मोड चाहिए, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन ओके। तो जब हम फ्रिक्वेंसीज़ वाला करते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनालाइज पे जाएंगे, फ्रिक्वेंसीज़ पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, देन फ्रिक्वेंसीज़ का कॉलम आएगा, तो यहाँ चार्ट्स की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो जैसे हमने जेंडर है, हमने देखना है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास चार्ट की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन आए तो हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ज्यूम हम कहते हैं कि पाई चार्ट आ जाए, पाई चार्ट सम सॉर्ट ऑफ सर्कल फॉर्म में हमारे पास जो चार्ट है, बार चार्ट भी आप कर सकते हैं, अगेन डिपेंड्स। जैसे कि मैंने पाई चार्ट इधर यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपको फ्रिक्वेंसीज चाहिए, परसेंटेजेस चाहिए, आप उस हिसाब से लेके चल सकते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ वैल्यूज़ का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ एन बेसिकली है नंबर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो हमारे पास 200 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, मिसिंग यानी कि हमारे डाटा के अंदर कोई मिसिंग डाटा या नहीं है, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जिसने जो है इन्फॉर्मेशन ना दी है। तो हमारे 200 पार्टिसिपेंट थे और सब ने इसका जो है रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, आगे हमारे पास मीन आ गया और मोड आ गया। ठीक है, मोड मीन यानी कि कितने पार्टिसिपेंट ने इस पे क्या रिस्पॉन्ड, यानी कितने जो है जेंडर के का जो मीन है वो क्या इसके अंदर आया है। ठीक है, और मोड यानी कि हमारे पास जो डाटा था ना, 0 1 को हमने दिया हुआ था, मेल को हमने 0 दिया हुआ था, फीमेल को हमने 1 दिया हुआ था। तो जो ज़्यादा शायद पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर मेल थे, दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन 0 ओवर हियर। ठीक है, मोर तो वही होता है ना कि जो ज़्यादा हो। ठीक है, तो इधर 0 इस वजह से आया हुआ है। ठीक है, आगे हम जो मेन हमारा जो टेबल है जेंडर को, उसको हम देख लेते हैं। जेंडर के अंदर अगर हम आते हैं तो ये देखिए मेल, इसके अंदर जैसे लिखे मेल जो है 111 है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था मेल को हमने 0 दिया हुआ था उधर वैल्यू के अंदर। ठीक है, फीमेल को हमने 1 दिया हुआ था। यहाँ मेल की जो है ज़्यादा है तो इसमें मोड इस वजह से इधर इन्होंने 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेल हमारे पास यहाँ मेंशन किया 111 पार्टिसिपेंट्स हैं, फीमेल हमारे पास 89 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और तो जो है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि टोटल जो हमारे पास 200 हैं, परसेंटेज 100 फॉर्म में परसेंटेज के थ्रू इन्होंने बताया हुआ, तो 55% जो है में सिर्फ 44% जो है फीमेल्स थी। ठीक है, आगे हम जैसे कि मैंने कहा था पाई चार्ट भी हमने देखा हुआ है। तो पाई चार्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है ब्लू इज़ फॉर मेल एंड रेड इज़ फॉर फीमेल। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मेल परसेंट हमारे डाटा के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास एसपीएसएस हमें बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हमें दिखा देता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन हो जाती है बड़े अच्छे से। समहाउ इधर जेंडर है तो हम कहते हैं कि नहीं ये नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए, या कुछ हम कहते हैं कुछ और हम देना चाह रहे होते हैं। तो हम इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपने इस पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करेंगे, फिर जब एक और बार क्लिक करेंगे तो आप ये जो है एडिटेबल हो जाता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, डाटा फॉर जेंडर, ये मैंने वैसे जनवरी के लिए आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, जब ये आपका हो जाएगा जस्ट एंटर, और ये उसके अंदर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका ये शो हो जाएगा। तो इस तरह बाकी सारी चेंजेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब दोबारा हम अपने जो है डाटा फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, दोबारा हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड देन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अगेन हम इस पे आए, चले मैं कहती हूँ कि जो है
मैं जो है डिफरेंट आइटम्स हमारे पास पड़े, जैसे कंपनसेशन है ना, तो उसका मैं कहती हूँ आइटम 1 का मुझे बता दें। वैसे ये मैनुअली होता नहीं, हर आइटम का कोई नहीं देखता, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ किस तरह हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं 3 आइटम ले लेती हूँ, ठीक है, बल्कि 4 ले लेती हूँ। ओके, तो इन आइटम्स का मैं देखती हूँ कि इस पे फ्रिक्वेंसीज़ क्या हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पे मीन मीडियन इधर ही हमने इसी तरह क्लिक किया हुआ है। चार्ट्स पे मैं कहती हूँ पाई चार्ट आ जाए, बल्कि बार चार्ट अगर हम कर लें तो बार चार्ट भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, आपको भी पता चल जाएगा बार चार्ट की इलस्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है। जस्ट कंटिन्यू एंड देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसीज आ गई, मैंने 4 आइटम्स की यहाँ निकाली है। अगेन आपको समझाने के लिए मुझे जो है मैंने पर आइटम की निकाली है, हम तमाम आइटम्स की नहीं निकालते, हम ओवरऑल जैसे कंपनसेशन की डिफरेंट आइटम्स हैं ना, तो उनका सम लेके ओवरऑल टोटल की निकालते हैं। पर आइटम की निकालने का मकसद ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। गेन आइटम 1 पे भी 200 पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया, आइटम 2 पे भी 200 पार्टिसिपेंट ने, एंड सो ऑन, ठीक है। आइटम 1 पे जो मीन है दैट इज़ 3.3। देखिए हमारे पास इसमें मीन जो हमारे पास था 1 था, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास 5 था, ठीक है। तो जो है इसमें मीन हमारे पास ये आया कि सबसे ज़्यादा जो है जब हमने एवरेज निकाली तो 3.3 इस पर था, इस पर 3.5 था, इस पर 2.9 था, इस पर 3.3 था, ठीक है। मोड जो है जो मोस्ट रिपीटेटिव यहाँ 5 था, यहाँ मोस्ट रिपीटेटिव 4 था, यहाँ 5 था एंड यहाँ 4 था, ठीक है। आगे हम पर आइटम पे देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो है यस, ठीक है। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हमारे पास 63 जो है पार्टिसिपेंट ने कहा, न्यूट्रल 32 ने कहा, एग्री 32 ने, स्ट्रॉन्गली एग्री 71 ने, ठीक है। आगे ये 12 एंड 15 आ गया, मीन्स ये क्या हमारे पास आ गया, तो इट्स मीन्स ये जो आइटम 1 है उसके अंदर कोई हमारी डाटा की एंट्री में मिस्टेक है, वरना हमारे पास तो यही ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन थी, ठीक है, या 5 ऑप्शन थी, तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे एक्चुअली इस वजह से लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर जो है मैंने 2 वैल्यूज़ को मैनिपुलेट किया था आपको मिसिंग डाटा का समझाने के लिए, तो माइट भी ये वही हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। यस एग्जैक्टली, देखें ये आइटम 1 है, आइटम 1 के अंदर जो है एक 12 आ रही है और एक 5 आ रही है, 15 आ रही है, ठीक है। तो माइट बी इट वुड बी 2 एंड इट वुड बी 5, ठीक है। तो देखें SPSS बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है, को आइडेंटिफाई कर देता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। जैसे कि अगर मैं इसका अब जो है नीचे आइटम देखूं, आइटम 2 का देखूं, तो आप देखिए इसके अंदर कोई ऐसे एरर नहीं है जिस तरह आया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह किसी किस्म का भी एरर हो तो SPSS उसे बता देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे आइटम्स की होगी, इसकी इलस्ट्रेशन की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें आइटम 3 की, ठीक है, तो आइटम 3 ये बता रहा है कि अराउंड 62% लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया, अराउंड 25 to 32 लोगों ने डिसएग्री किया, इतने ने न्यूट्रल किया, इतनों ने स्ट्रांगली एग्री किया, ठीक है। अगेन इस पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इधर से जो है हमने कुछ भी हमें चाहिए होता है किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन, तो हम इधर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारी पर आइटम की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो है जब हम कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम थ्रू फ्रिक्वेंसीज जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। आपने चार्ट्स बनाने हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रिक्वेंसीज में जाएंगे, टेबुलर इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी और जो है चार्ट्स भी हमारे आपके पास जनरेट होके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो जो है इसके अंदर सॉरी यस इसके अंदर जो हमने जैसे सम लिया ना आइटम्स का, जैसे मैंने कहा कंपनसेशन का है तो मैं उसका सम ले लेती हूँ, इसको मैंने मूव ऑन कर दिया, बर्न आउट मैंने लिया, उसका भी मैंने सम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस पे आप जाएंगे, आपने जिस चीज़ को क्लिक करना है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मिनिमम आपके डाटा के अंदर मिनिमम कितना स्कोर था, मैक्सिमम कितना स्कोर था, मीन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, यानी जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। आप यहाँ मेंशन कर दें तो आपका जो है जब एनालिसिस आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ चार्ट का ऑप्शन नहीं है, चार्ट्स के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव एंड देन फ्रीक्वेंसीज में जाना है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। आप ओके पे क्लिक करेंगे
तो ये देखें आपको जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। जैसे कंपनसेशन आपके पास 200 पार्टिसिपेंट्स थे, मिनिमम इसमें 8 था, मैक्सिमम 27 था, ठीक है। मीन उसका ये था 19.32 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.6 थी। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ओके। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस बेसिकली ये है कि इनकी वैल्यूज़ +2 -2 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये बताता है कि आपका नॉर्मल कर्व है डाटा के अंदर, ठीक है। अगर आपका हमारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है +2 या -2 से ज़्यादा हो, ठीक है, इस रेंज के अंदर ना हो, तो मीन्स हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली स्क्यूड नहीं होता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो उसके अंदर हमारे पास जब रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया कि हमने मीन, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस कैसे निकालना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इन दो के अलावा एक जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स बेसिकली ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वेरिएबल है जिसकी 2 कैटेगरीज हैं, दूसरा वेरिएबल है उसकी 2-3 कैटेगरीज हैं, तो उनको आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस टैब यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर जेंडर है यानी मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है मेल एंड फीमेल डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर। यानी कोई मैनेजेरियल पोजीशन पे है, कोई क्लर्क होगा, ठीक है, कोई हाई स्टाफ होगा, यानी कि डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। तो मैं कहूँ कि जो है क्लरिकल स्टाफ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, जो मैनेजेरियल की पोस्ट है उस पर कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्रॉस टैब्स करते हैं। जैसा कि इधर क्रॉस टैब करने के लिए जैसे मैं कहूँ जेंडर को मैं रो पे रखना चाह रही हूँ, जेंडर को मैं रो में मूव कर दूँगी। कंपनी में पोजीशंस जो है मैं देखना चाह रही हूँ कि ऐसे तो ओवरऑल तो मैंने नहीं देखना कि ओवरऑल कितने लोग जो हैं कंपनी में मैनेजर हैं, कितने क्लर्क की पोजीशन पे हैं या कितने किसी और पोजीशन पे हैं, ठीक है। एक तो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थ्रू फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, लेकिन जब मैं कहूँगी कि जेंडर के साथ कंपेयर करके बताएं कि कितने उस पोजीशन पे मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो उसके लिए हमें क्रॉस टैब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर को मैंने रो में मूव कर दिया, कॉलम में मैंने पोजीशन इन कंपनी कर दिया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको जो है कुछ ज़रूरत है तो आप क्लिक कर दें, वरना ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए ये जो लास्ट हमारे पास जो है चार्ट, ये देखिए जेंडर में हमारे पास आ गया मेल एंड फीमेल, ठीक है। पोजीशंस इन द कंपनी कितनी है, मैनेजरियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड क्लरिकल पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल तो हमें फ्रिक्वेंसी से पता चल जाएगा 13 मैनेजर, जब जो हमने डाटा लिया मैनेजेरियल पोजीशन पे 13 लोग थे हमारे डाटा के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर 39 थे एंड क्लरिकल के अंदर 148 का हमारे पास डाटा मौजूद था, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा मैनेजेरियल पोजीशन पे 5 मेल्स थे एंड 8 जो है हमारे पास फीमेल थे, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव में 4 हमारे पास मेल थे, 35 फीमेल थे, क्लरिकल में 102 मेल थे एंड 46 फीमेल थे। तो इधर से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इधर से अगर आप कॉपी करना चाहें तो इससे क्लिक करते हैं, कॉपी हो जाता है और वर्ड पे जाके आप इसी तरह टेबल पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई APA यूज़ करें, जैसे हम नॉर्मली सोशल साइंसेस के लोग APA 7 को फॉलो कर रहे हैं आजकल, तो उसकी फॉर्मेटिंग अलग है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर जो है आपको आइडिया होगा कि टेबल्स कैसे बनाते हैं APA 7 के हिसाब से, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने के 3 डिफरेंट मेथड्स देखे। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद डिस्क्रिप्टिव्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद क्रॉस टैब्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अपडेट अबाउट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू SPSS एंड अदर रिसर्च रिलेटेड मटेरियल। थैंक यू।